नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव में उठे आरक्षण के मामले की, बीजेपी के बागियों की। जानेंगे कि पीएम मोदी ने गुजरात को क्या दी सौगात। साथ ही बात होगी कृषि कानून के खिलाफ गहलोत सरकार की तैयारी की। और बुलेटिन के आखिर में बात नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूटान से 30,000 टन आलू आयात करेगी केंद्र सरकार। आपूर्ति बढ़ाने और कीमतें कम करने के लिए भूटान से मंगाया जा रहा है आलू। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सीमा बढ़ाई। 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालु रोजाना कर सकेंगे दर्शन। महामारी के कारण पहले केवल 7,000 लोगों को ही थी अनुमति। वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है जब लोग अपनी चमचमाती कारों का मुंह छोड़कर साइकिल पर चढ़ना शुरू करें। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी गिरावट पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 135 अंक की गिरावट पर और निफ्टी 28 अंक की गिरावट पर हुआ बंद। और आईपीएल सीजन 13 में कल फिर होगा डबल हेडर। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी अपनी सत्ता बचाने की जुगत में हैं, इसीलिए उन्होंने अब नया दांव खेल दिया है। इसी खबर पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत अक्सर जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही वजह है कि सियासी दल जातिवाद को हथियार बनाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब सीएम नीतीश कुमार भी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आरक्षण कार्ड खेलकर जनता को जातिवाद में उलझाने की जद्दोजहद में हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की है। उनका कहना है कि मेरी हमेशा से यही राय रही है और वो इस पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने कहा कि जातियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। असल में वाल्मीकि नगर में थारू जाति के काफी वोट हैं और ये जनजाति में शुमार करने की मांग उठा रहे हैं। इसी का समर्थन करते हुए नीतीश ने कहा कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। जीत की लालसा से सीएम नीतीश ये तक कह गए कि थारू को आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए वो सालों से कोशिश कर रहे हैं, तब से जब से वो अटल सरकार में रेल मंत्री थे। उन्होंने लोगों को साधने के साथ साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम नीतीश ने कहा कि आरजेडी 15 सालों से सत्ता में थी। 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। 1990 से 2005 के बीच केवल 95,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। हमारे कार्यकाल में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। इसके अलावा कई अन्य लोगों को अन्य सेवाओं में नामांकित किया गया। अब नीतीश ने तो आरक्षण कार्ड खेल दिया, लेकिन देखना होगा कि क्या जातिवाद का ये दांव उन्हें सत्ता तक पहुंचा पाता है या नहीं। राजीव जी, बिहार चुनाव में एक बार फिर आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार उसे निकालने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने आज एक चुनावी सभा में जातियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की वकालत की। बिहार में 5 साल पहले जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की बात छेड़ी थी तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। क्या इस बार भी आरक्षण का मुद्दा भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? आखिर नीतीश कुमार को इस वक्त आरक्षण की बात उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सृष्टि, बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, प्रवासी मजदूर, इन सब मुद्दों पर अब तक नीतीश कुमार बात करने से बचते आए हैं। वे रैलियों में अपने 15 बरस के कार्यकाल में हुए विकास के काम भी ठीक से गिना नहीं पा रहे हैं और पिछली कुछ रैलियों में तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वो वोट मांगते हुए नजर आए। उन्हें मतदाता के मन की बात शायद समझ में आ रही है और ये इल्म भी हो रहा है सृष्टि की चिराग पासवान जिस तरह का गेम खेल रहे हैं उसमें कहीं भाजपा से उन्हें कोई झटका ना मिल जाए। इसीलिए अब वो उस आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे भाजपा बचती आई है। पिछले चुनावों में आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही थी तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि संघ प्रमुख की टिप्पणी बिहार में बीजेपी के भाग्य का फैसला कर चुकी है, यानी भाजपा को नुकसान होना तय है और ऐसा हुआ भी था। अभी नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि भाजपा आरक्षण की बात से असहज होगी क्योंकि
आरक्षण से पिछड़ी जातियों को साथ लिया जा सकता है और भाजपा का कोर वोट बैंक अगड़ी जाति है जो आरक्षण की बात से नाराज हो सकती है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार आरक्षण की बात कर रहे हैं ताकि पिछड़े वर्ग के बीच में उनके लिए वोट की गुंजाइश बनी रहे और साथ ही भाजपा उन्हें दरकिनार करने की गलती न करे। कुल मिलाकर सृष्टि कहा जा सकता है कि दूसरे चरण के मतदान के पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण का ट्रंप कार्ड खेलकर अपनी बाजी बचाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कोशिश सफल होगी या नाकाम होगी, यह तो बाद में ही पता चलेगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनावों का परिणाम तो 10 नवंबर को आएगा, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब तक बीजेपी नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सबसे अनुशासित मानते थे, लेकिन इस चुनाव में ये अनुशासन तार-तार हो गया है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी परेशान है। बिहार विधानसभा चुनावों में तेजस्वी की सभा में उमड़ती भीड़ तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बढ़ता विरोध बीजेपी को परेशान कर रहा है। अनुशासन के नाम पर प्रदेश स्तर के 43 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यदि जिले की कार्रवाई की बात करें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। ये वो नेता हैं जो गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 25 लोग जेडीयू के खिलाफ तो दर्जन भर बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में हैं। वीआईपी और हम के खिलाफ भी बीजेपी के बागी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के जो प्रमुख नेता एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उसमें लोजपा के टिकट पर सासाराम से रामेश्वर चौरसिया, दिनारा से राजेंद्र सिंह, पालीगंज से उषा विद्यार्थी, संदेश से श्वेता सिंह, झाझा से रविंद्र यादव, जहानाबाद से इंदु कश्यप और अमरपुर से मृणाल शेखर का नाम प्रमुख है। ये लोग जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं, जबकि अजय प्रताप ने जमुई से रालोसपा के टिकट पर तो अनिल कुमार विक्रम ने निर्दलीय अपनी पुरानी पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बढ़हरा से पूर्व विधायक आशा देवी जाप के टिकट पर, मखदूमपुर सुरक्षित सीट से रानी कुमारी लोजपा के टिकट पर वीआईपी के खिलाफ और जगदीशपुर से पूर्व विधायक भाई दिनेश जाप के टिकट पर जदयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इस फहरिस्त में सुरेश यादव का नाम भी शामिल है जो मधेपुरा से लोजपा के टिकट पर जदयू के खिलाफ मैदान में हैं। घोसी से संघ पृष्ठभूमि वाले राकेश कुमार सिंह जदयू के खिलाफ, इमामगंज सुरक्षित सीट से कुमारी शोभा सिन्हा लोजपा के टिकट पर वीआईपी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मनेर में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर निखिल आनंद का सामना पूर्व विधायक भाजपा नेता श्रीकांत निराला से है। बनियापुर में तारकेश्वर सिंह वीआईपी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह रजौली सुरक्षित सीट से अर्जुन राम, नवादा से शशि भूषण कुमार, गोविंदपुर से रंजीत यादव लोजपा के टिकट पर एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी से इतने ज्यादा बागी उम्मीदवारों के अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में उतरने के एनडीए की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ बिहार में बीजेपी ने अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो वहीं पीएम मोदी गुजरात में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने आज पहले दिन अपने गृह राज्य गुजरात को कई सौगात दी है, जिसमें पीएम मोदी का अलग ही अंदाज दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरे के पहले दिन गुजरात के केवड़िया में दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी का यहां अलग अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी ने सबसे पहले आरोग्य वन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने पूरे वन का चक्कर भी लगाया। इस वन में करीब 5 लाख से ज्यादा औषधियां हैं। आरोग्य वन के बाद पीएम मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ बच्चों के लिए एक विशेष ट्रेन बनाई गई है जो पार्क में अलग अलग जगह ले जाती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों और संस्कृति से जुड़े हैंडलूम के सामान मिल पाएंगे। बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पर दुनिया भर के लोग आते हैं। ऐसे में एकता मॉल काफी अहम साबित होगा, क्योंकि यहाँ एक ही जगह पर लोगों को देश के अलग अलग हैंडलूम प्रोडक्ट मिल पाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन किया है। कल यानी शनिवार को पीएम मोदी गुजरात में ही रहेंगे और एकता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करेंगे। पीएम कल क्या कहते हैं, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी।
पीएम मोदी गुजरात को सौगातें दे रहे हैं तो गहलोत सरकार मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पहले पंजाब सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई और 4 नए कृषि कानून पास करा लिए। केंद्र सरकार के कानूनों को खारिज कर दिया गया और अब राजस्थान भी इसी राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का राजस्थान सरकार ने दूसरा विकल्प ढूंढ ही लिया और अब सरकार इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की गहलोत सरकार आर पार के मूड में आ चुकी है। इसी के मद्देनजर गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया है। यानी केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का अब तक सड़क पर जमकर विरोध करने वाली गहलोत सरकार अब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भी इसके खिलाफ कानून बनाकर विरोध करने की तैयारी में है। इसके लिए कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जहां केंद्र के हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाने की तैयारियां हैं। इस सत्र में तीनों कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन विधेयक लाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं और कृषि कानूनों के साथ साथ सरकार लंबित पड़े कई विधेयक को भी विधानसभा में पेश करेगी। बता दें कि 24 अगस्त को ये सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से बुला लिया गया है। राज्य में बीजेपी के लिए सरकार का प्रस्तावित संशोधन परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि पिछले लगभग 2 महीने से बीजेपी कृषि कानून को लेकर प्रदेश भर में अन्नदाताओं को और आमजन को जागरूक करने में जुटी है। हालांकि गहलोत सरकार के लिए भी प्रस्तावित संशोधन पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी लंबी प्रक्रिया है और चुनौती बड़ी है। तो देखना होगा केंद्र सरकार मनमाने रवैये पर कायम रह पाती है या नहीं। राजस्थान सरकार तो केंद्र सरकार को कृषि कानून पर घेर ही रही है। पंजाब में भी इसे लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसका असर आम जनता पर भी पड़ने वाला है। रेल सेवा ठप होने से पावर प्लांटों में कोयले की कमी हो गई है, जिससे बिजली की सप्लाई पर असर दिखने लगा है, जिससे राज्य के उद्योग क्षेत्र मुश्किल में दिख रहे हैं। यानी सरकार और अन्नदाता की इस लड़ाई में अब उद्योग क्षेत्र की भी एंट्री हो सकती है। केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों को पास करा लिया, पर लगातार इन कानून का विरोध जारी है। पंजाब का अन्नदाता लगातार मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहा है। विरोध के दौरान पंजाब में कई जगह अन्नदाताओं ने रेलवे ट्रैक पर पड़ाव डाल दिया, जिस कारण पंजाब से गुजरने वाली सभी ट्रेनें या तो रद्द की जा चुकी हैं या फिर उनका रास्ता बदल दिया गया है। अब पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही बंद किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि मालगाड़ियों का परिचालन स्थगित होने से बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यानी इसका असर राज्य के उद्योग क्षेत्र पर भी पड़ा है और उसे भारी वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, मालगाड़ियों की आवाजाही बंद होने से राज्य का व्यापार भी ठप पड़ने लगा है। राज्य के साइकिल और साइकिल कलपुर्जा, कपड़ा, हाथ के औजार, वाहन कलपुर्जा, इस्पात और मशीनी औजार क्षेत्र सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब कोयले की कमी के कारण राज्य में 1000 मेगावाट बिजली की कमी पैदा हो गई है। 2 थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं और 3 प्लांट्स के पास सिर्फ 1 से 2 दिन का कोयला बचा है। पीएसपीसीएल फिलहाल नेशनल ग्रिड और दूसरे राज्यों से बिजली खरीद पर मांग की आपूर्ति कर रहा है। बिजली निगम ने अब पंजाब सरकार से बैंकों से 300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की परमिशन मांगी है, ताकि बिजली की पूर्ति के लिए नेशनल ग्रिड और दूसरे राज्यों का भुगतान किया जा सके। बता दें कि 22 अक्टूबर को मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ था, लेकिन अन्नदाताओं के विरोध के चलते उसे फिर से बंद कर दिया गया। तो अब कृषि कानूनों का विरोध कर रहे अन्नदाताओं के साथ साथ पंजाब की जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने पंजाब में मालगाड़ी की आवाजाही तत्काल प्रभाव से शुरू नहीं की, तो ये आंदोलन अन्नदाता के साथ साथ आम जनता में शामिल होने से और तेज हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की। बीते अगस्त में कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी नेतृत्व को लेकर काफी हंगामा मचा था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी नेतृत्व बदलने की मांग जोर शोर से उठी थी। हालांकि उस समय सोनिया गांधी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते अगस्त में जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, तो कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग उठी थी। इसके लिए 23 कांग्रेस नेताओं ने एक पत्र लिखा था, जिसमें कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को बिना किसी देरी के पार्टी प्रमुख के रूप में वापस लेने की मांग की थी और साथ ही बीजेपी के उदय के साथ चिंता व्यक्त करते हुए पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष का आह्वान किया गया था।
लेकिन उस वक्त तो बैठक में केवल हंगामा ही बरपा था और पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खरी खोटी सुनाई थी। साथ ही पत्र लिखने के समय पर भी सवाल उठाए थे। बता दें कि सोनिया गांधी पिछले साल से अंतरिम अध्यक्ष हैं और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद उनका कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व प्राधिकरण ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य इकाइयों से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC के उन सदस्यों के नाम भेजने को कहा है जो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए पात्र हैं। प्राधिकरण ने पहचान पत्र जारी करने के लिए AICC सदस्यों के नाम और फोटो देने को कहा है ताकि वो बैठक में भाग ले सकें। कांग्रेस के इस कदम को पार्टी के 23 नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र के मद्देनजर देखा जा रहा है। कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को बिना किसी देरी के पार्टी प्रमुख के रूप में वापस लेने की मांग की थी। पार्टी की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र में नेतृत्व में बदलाव की मांग की गई थी। यहां तक कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी से पार्टी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया था। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।